जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12 का दोस्तों जो केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे थे। केमिस्ट्री का अध्ययन में दोस्तों हम लोग 2021 का सेट 1 FZ कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों पार्ट 1 में दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा कर लिया है। अब दोस्तों जो पार्ट 2 है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये बता देंगे कि कोई वीडियो हो बिना स्किप किए आपको देखना है। स्किप करने से क्या होता है कि वीडियो जो होता है वो कटिंग हो जाती है, इसलिए बिना स्किप किए ही आपको वीडियो को देखना है, तभी आप लोग पूरा समझ पाओगे। स्किप करोगे तो वीडियो को पूरा समझ नहीं पाओगे, ठीक है। अब ध्यान दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 का कहाँ क्या दिया गया है, सबने हर बार आपको कहा है, क्या कहा है कि हमेशा आप लोग कैसे लिखोगे, उत्तर 5 का क्या लिखोगे, उत्तर 5वां का, और इसमें का पहला दिया गया है तो का पहला लिखोगे, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझिए। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर यानी 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय का मोलर द्रव्यमान की गणना करना है आपको। अब ध्यान देना, मोलर द्रव्यमान की जब गणना करना है तो इसके लिए सबसे पहले क्वथनांक क्या कितना दिया गया हमारे पास, क्वथनांक 353 तो उसको लिखेंगे हम लोग डेल्टा बी से लिखेंगे। हम लोग किस लिखेंगे, डेल्टा बी से। तो डेल्टा टी बी बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और डेल्टा का मतलब होता है, डेल्टा टी का मतलब होता है बढ़ोतरी या घटोतरी, मतलब बढ़ना या घटना, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 354 सबसे पहले 354.11 से हम लोग 353.23 को घटाएंगे। देखो 2 बार केल्विन दिया है ना, तो उसको घटाएंगे। इसको जब घटाएंगे तो डेल्टा टीबी का मान क्या बचेगा, यहाँ से एक लोगे आप लोग 11 से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, आपके पास 8 बचेगा। यहाँ बचा 0, एक लोगे 10 से 2 गया तो बचेगा 8, ठीक। दशमलव लगाया, यहाँ पर 3 से 3 गया 0, 3 से 3, 5 से 5 गया 0, 3 से 3 गया 0, तो ये हो गया केल्विन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इन्होंने और क्या कहा गया था, 1.80 जी, तो इसको WB से लिखेंगे हम लोग। WB बराबर हो गया 1.80 जी, ठीक है। ये विलायक हो गया। इसके बाद आपके पास 90 ग्राम बेंजीन घोलने पर, तो इसको हम लोग विलेय लिखेंगे यानी घोल लेंगे, इसको घोलेंगे ना, तो WA जो हो गया ये 90 जी हो गया, ठीक है। और हमसे इन्होंने मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए यानी MB हमसे पूछ रहा है मोलर द्रव्यमान। इसके बाद KB का मान हमारे पास दिया गया है, KB बराबर हमारे पास दिया गया है इसमें 2.53 के, फिर लिखा गया है KG, फिर लिखा गया है हमारे पास मोल इनवर्स, ठीक। ये मान दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको फार्मूला तैयार होना चाहिए। फार्मूला हमारे पास क्या होता है देखना, फार्मूला हमारे पास डेल्टा टीबी का फार्मूला होता है। डेल्टा टीबी बराबर हमारे पास होता है KB इंटू WB इंटू 1000 बटे MB, सफिक्स में B रहेगा, ठीक है, MB इंटू WA। आप सबका मान रख के अब हल करना है। सबका मान रख के जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा टीबी की जगह हमारे पास हो गया 0.88, ठीक। इसके बाद KB का मान हमारे पास क्या है, KB का मान हो गया 2.53 इंटू WB का मान हो गया 1.80, ठीक, 1.80 इंटू 1000 बटे MB का मान हमसे पूछा गया है इंटू WA का मान हमारे पास क्या हो गया 90, ठीक। अब ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ पर MB इसके जगह पर जाएगा, ये MB जगह पर आएगा, तो MB बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 बटे 90 को 90 लिखो और इंटू 0.88, 2 अंक के बाद दशमलव कट गया, ये दशमलव हट गया, नीचे 2 0 बढ़ गया क्योंकि एक अंक 2 अंक, 1 0 2 0 1 0 2 0 ये कैंसिल हो गया, 1 0 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये हो गया 9 दूनी 18 यानी ये 20 हो गया, 9 दूनी 18 20 हो गया। अब तो कुछ बचा नहीं, अब ये कटेगा, देखो ये 20 है तो 2.20 और 2 चौको, अगर नहीं दिख रहा है तो समझ लेना कि 2 चौको 8, 2 चौको 8, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे MB, तो MB यानी हमसे मोलर द्रव्यमान पूछा गया है 253 इंटू ऊपर बचा 10 बटे हमारे पास हो जाएगा
4 4 यानी 44। और तो कुछ बचा नहीं, और कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास हो गया MB बराबर, ये हो जाएगा 253 को लिखेंगे 2530 बटे 44। 44 का भाग लगा देंगे MB में, तो ये हो जाएगा 57.5 और ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, क्या पूछा गया? मोलर द्रव्यमान पूछा गया था, तो ग्राम ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक, अब दोस्तों हमारे से 5वें का दूसरा यानी का दूसरा क्या पूछा गया है? का दूसरा दोस्तों आपसे ये पूछा गया है कि एक यौगिक के 0.75 मोल को 0.5 किलोग्राम जल में मिलाया जाता है। ब्लैक के हिमांक अवनमन की गणना करना है हमें। जल के मोलर हिमांक का अवनमन का मान हमारे पास KF का मान दिया गया है 1.86 के किलोग्राम मोल इनवर्स। तो के किलोग्राम यानी केल्विन किलोग्राम, केल्विन किलोग्राम हमारे पास केबी का मान होता है। आपके पास डेल्टा टीबी का मान आंसर में दिया गया है, तो समझना कि वो केबी का मान है, क्योंकि केबी का मान ही होता है, केबी का मान होता है मतलब केबी का मान ही होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर 5 का दूसरा। बोर्ड एग्जाम ऐसे लिखोगे, बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर को दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देना हमारे पास क्या पूछ रहा है, ये हमसे ये पूछ रहा है यानी मोलर यानी हिमांक स्थिरांक। अब ध्यान देना हिमांक स्थिरांक जो है, हिमांक स्थिरांक, हिमांक स्थिरांक डेल्टा टी बराबर फार्मूला होता है KF इंटू ये हो गया हमारे पास मोललता। क्या होता है? KF इंटू मोललता। अब इसको हम लोग ध्यान देना, यहां पर डेल्टा TF KF इंटू मोललता होता है, और डेल्टा TF डेल्टा जो T है ना, डेल्टा T हमसे पूछ रही है, डेल्टा T बराबर KF का मान हमारे पास कितना दिया गया है? KF का मान हमारे पास दिया गया है 1.86 और 1.86 हो गया ये, और इंटू मोललता क्या होता है? मोललता होता है मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। अब मोल कितना दिया गया हमारे पास? मोल दिया गया है 0.75 बटे किलोग्राम कितना दिया गया है? किलोग्राम दिया गया 0.5। ठीक, ये मोललता हो गया। अब यहाँ पर दशमलव हट गया तो 2 जीरो बढ़ गया, इसका दशमलव हट गया फिर 2 जीरो बढ़ गया, इसका दशमलव हट गया तो ऊपर 1 जीरो बढ़ा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हुआ। अब कैंसिल करो 5 से, 5 एकम 5, अब बचा कितना? 2 पचम 25, फिर 5 से काटो 5, चलो काटो ना, इसको ऐसे रहने दो 15 को, क्योंकि दशमलव जीरो रहने पर दशमलव लगाने में आसानी होती है ना। तो डेल्टा T बराबर ये हो गया 15 छिक्का 90 बचा 9, 15 अट्ठे 120, 120 और 9 129 बचा 12, 15 एकम 15 और 12 27 बटे 3 जीरो, 1 जीरो ने इसको काट दिया, 1 2 जीरो हट गया, यहाँ पर दशमलव लग गया। तो डेल्टा T बराबर हमारे पास हो जाएगा 2.79। ये हो जाएगा दोस्तों हिमांक में अवनमन के लिए ये आंसर। ठीक, अब दोस्तों हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में खा पूछा गया, शून्य एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अंतर समझाते हुए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक तथा इसकी इकाई लिखी है। तो ध्यान देना कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे? हम लोग डालेंगे उत्तर 5 का खा, उत्तर 5 का खा। 5 का खा में हमसे क्या कहा गया है? शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि अभिक्रिया में अंतर समझाते हुए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए, इसकी इकाई भी लिखना है हमें। सबसे पहले आपको ये बता दें कि शून्य कोटि प्रथम कोटि किसे कहते हैं। चाहे कोई भी कोटि हो, वो अभिकारक की और अभिक्रिया की मतलब अभिकारक की सांद्रता की घात पर निर्भर होता है। अगर अभिकारक की सांद्रता की घात 1 हो तो उसे प्रथम कोटि कहते हैं, अगर अभिकारक की सांद्रता की घात 2 हो तो उसे द्वितीय कोटि कहते हैं, अगर अभिकारक की सांद्रता की घात 3 हो तो उसे तृतीय कोटि कहते हैं, और अभिकारक की सांद्रता की घात अगर 0 हो तो उसे शून्य कोटि कहते हैं। तो ध्यान देना कि अगर अभिकारक की सांद्रता की घात 1 है तो प्रथम कोटि है, अगर अभिकारक की सांद्रता की घात 0 है तो शून्य कोटि है। लेकिन शून्य कोटि में वो अभिकारक की सांद्रता की घात पर वो निर्भर लेकिन नहीं करता, क्योंकि मान 0 होता है तो वो उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। जब व्यंजक प्राप्त करेंगे तो हम लोग लिखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक। हम लोग क्या लिखेंगे? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक।
अब प्रथम कोटि अभिक्रिया को सबसे पहले आपको कैसे समझाते देखो। जैसे मान लो कि ये हमारे पास इसे रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन की इधर वाला हमारे पास होता है अभिकारक। क्या होता है? इधर वाला होता है अभिकारक और रिएक्शन के इधर का होता है उत्पाद। अभिकारक को सामान्यतः हम लोगों ने आर से दर्शाएंगे रिएक्शन, और अब उत्पाद को दर्शाएंगे हम लोग पी से प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे मान लो कि प्रारंभ में जो अभिकारक की सांद्रता है वो भी 0 है और इसके बाद उत्पाद भी 0 है। क्यों? क्योंकि मान लो कि ये ए है, ये 0 नहीं, इसको ए मान लो और इसको अभी 0 मान लो। क्यों? क्योंकि अभी समय कुछ लगा नहीं, समय हमारे पास क्या है? 0 है। समय मतलब 0 का मतलब होता है काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ। उससे मान लो कि अभिकारक जो है वो अभिकारक की सांद्रता ए है और प्रोडक्ट अभी हमारे पास कुछ बना ही नहीं। अभिकारक तो ए है, प्रोडक्ट बना ही नहीं। जैसे ही कुछ ना कुछ समय लगता है, जैसे ही कुछ ना कुछ समय लगता है तो हमारे पास मान लो कि यहाँ पर रिएक्शन जो है उसकी जो दर है वो घटती है, यानी कम होती जाती है। तो ये हो गया a माइनस एक्स हो गया। तो फिर ये बढ़ा, कुछ ना कुछ बढ़ा, तो कितना बढ़ा? फिर x बढ़ा। कितना बढ़ा? x बढ़ा। इसमें से जितना कम होगा उसमें से उतना ही बढ़ेगा। ये किस पर डिपेंड होता है? अभिकारक की सांद्रता पर। अभिकारक की सांद्रता को हम लोग सामान्यतः नहीं, अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को हम लोग किस लिखते हैं? अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग को सामान्यतः हम लोग लिखते हैं dx अपॉन dt। किस लिखते हैं? dx अपॉन dt से लिखते हैं, ठीक है। बराबर हमारे पास क्या मिला? इसका जो नियतांक तो हम लोग जानते हैं कि अभिकारक का जो वेग है उसकी सांद्रता घात के समानुपाती होती है। समानुपाती को हटाते हैं तो नियतांक लेते हैं, तो नियतांक क्या ले लिया हम लोगों ने? के। और अभिकारक की सांद्रता क्या हो गया? a माइनस यक्स, a माइनस यक्स। अब ये पहुंचेगा इसके गुणा में और ये आएगा इसके बटे में, तो ये हो जाएगा dx बटे a माइनस यक्स बराबर k dt। जब भी d होता है हमेशा समाकलन लेना पड़ता हमें, तो हम लोगों ने क्या किया कि दोनों पक्षों में ले लिया समाकलन, दोनों पक्षों में ले लिया समाकलन। तो यहां पर लिख देना कि दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, तो यहां पर ये तो हो जाएगा हमारे पास dx बटे a माइनस यक्स और बराबर इसको k को बाहर कर लो, ये हो गया 1 dt। अब ये फार्मूला किसका है दोस्तों? आपको बता दें, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उन्हें थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन मैथ बल तो जानते ही है, फिर भी हम बताने की पूरा कोशिश करेंगे। ये समाकलन का मतलब यहाँ पर जब भी dt, अब ये ऐसा समझना कि ऐसा होता है बायोलॉजी वाले कि d और d आने पर हम ऐसा समाकलन लोगे आप लोग। अब समाकलन का नियम होता है कि अगर 1 dt है तो इसका समाकलन होता है t, ठीक है, और अगर 1 अपॉन यक्स dx है तो इसका समाकलन होता है log x, ठीक बात। अब ध्यान देना, यहां पर ये हो गया log a माइनस यक्स बराबर ये हो जाएगा k और 1 dt का हो जाएगा t प्लस c। अब यहां पर लगाएंगे माइनस। अब क्वेश्चन आता है सर माइनस कहां से आ गया? माइनस यहां से आ गया कि ये जो माइनस x है ना, x का मान x के सापेक्ष किया गया है, जिसके सापेक्ष किया जाएगा, अगर वो प्लस का है तो प्लस लिखोगे, माइनस का है तो माइनस लिखोगे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना कि यहां पर हम लोग c हमारे पास कांस्टेंट है, c जो है अचर है, c का मान निकालेंगे। तो c का जब मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यहां पर x बराबर भी हम लोग क्या लेंगे? 0 लेंगे, नहीं x नहीं, t बराबर हम लोग क्या लेंगे? 0 लेंगे। t बराबर 0 लेने पर हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास, और यहां पर x बराबर 0 होगा क्योंकि t बराबर 0 पर x बराबर 0 ही था, क्योंकि हमारे पास कोई भी सांद्रता नहीं बना था। यहाँ पे x का मान भी क्या था? 0 ही था। तो वहां पर जब मान रखेंगे हम लोग, जब मान रखने पर हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास माइनस का log a और माइनस 0 बराबर ये हो जाएगा k इंटू 0 प्लस सी। तो ये हो जाएगा माइनस का log a बराबर c। तो c का मान हमारे पास क्या आ गया? माइनस का log a। समीकरण 1 में रख दो c का मान, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का log a माइनस एक्स बराबर ये आ जाएगा आपके पास kt माइनस log ये माइनस का इधर पश्चात करें प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा kt बराबर ये हो जाएगा log a माइनस log a माइनस यक्स। अब दोस्तों फिर से वही काम करना होगा,
मैथ वाले तो जानते हैं, बायोलॉजी वाले को समझना पड़ेगा। log m बटे n का एक फार्मूला होता है log m माइनस log n, ठीक। तो जब भी m और n हो यानी माइनस में हो तो बटे में आता है। तो यहाँ पर ये काम कर रहा है m का और ये काम कर रहा है n का। उस कंडीशन में दोस्तों हमारे पास k बराबर 2.303। ध्यान देना कि जब log का हम लोग बेस e के रूप में लिखते हैं ना, बेस 10 के रूप में, तो बेस 10 के रूप में समझना, पहले t को पहले बटे पहुंचा दो, t को बटे पहुंचा दो, log बेस 10 ले लिया हम लोगों ने, और ये हो जाएगा m बटे n के रूप में a बटे a माइनस x। ध्यान देना जब भी log e को log बेस 10 के रूप में चेंजमेंट किया जाता है तो 2.303 का हम लोग गुणा करते हैं। मैथ वाले तो खासकर जानते हो, बायोलॉजी वाले ये समझ के रखो, यही प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक हो गया। क्या हो गया? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक। तथा इसकी इकाई क्या होगी? तथा इसकी इकाई होगी, आप लोग जानते हो, उसको हमने पढ़ा के रखा है, इकाई होगा सेकेंड इनवर्स। ये हो गया इसकी इकाई। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 5वें गा। 5वें गा में कहा गया डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए, इसके धात्विक गुण, आयरन एंथैल्पी तथा ऑक्सीजन अवस्था की व्याख्या कीजिए। दोस्तों आपको बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि अगर आप लोग चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, कम से कम बोर्ड एग्जाम से पहले तो आपको 15 सेट करना ही है। अगर 15 सेट आपने कर लिया है तो बोर्ड एग्जाम आपसे खुद बोर्ड एग्जाम ही आपसे डरेगा। आप नहीं बोर्ड एग्जाम डरोगे, बोर्ड एग्जाम आपसे डरेगा। इसलिए कम से कम कुछ नहीं तो कुछ 15 सेट को सॉल्व करो, ठीक है। बात बाकी आपका साथ देने के लिए हम तो है ही, ठीक है। अब ध्यान देना, डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए। सबसे पहले आपको हेडिंग, बोर्ड एग्जाम में हर बार हमने बार एक ही चीज कह रहे हैं, हेडिंग डाल के लिखोगे, क्योंकि नंबर ना छीन पाए आपसे, कम से कम आप खुद छीनोगे नंबर उनसे। तो 5वें का गा और हेडिंग क्या डालना है? डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने आपको जब पढ़ाया था इसका चैप्टर, तो हमने आपको ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था? इसका ट्रिक होता है साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। क्या ट्रिक था? साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेको नी क्यों जान जलाती हो। हमने बताया था आपको ट्रिक। इसमें से स्कैंडियम का होता है परमाणु क्रमांक 21, टाइटेनियम का 22 क्योंकि क्रमवार है, बेंडियम का 23, क्रोमियम का हो गया 24 और मैग्नीज का हो गया 25 और फेरस यानी आयरन लोहा का हो गया 26, कोबाल्ट का हो गया 27, निकिल का हो गया 28 और कापर का हो गया 29, जिंक का हो गया 30। जब इसमें अब ध्यान देना कि इसमें एक तो आपके पास जो क्रोमियम है, एक क्रोमियम और एक कापर, इन दोनों में है अपवाद। डी ब्लॉक के तत्वों में एक क्रोमियम और एक कापर, इन दोनों में है अपवाद, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में है अपवाद। किस प्रकार से अपवाद है देखिए। सबसे पहले हम लोग जब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 1s2 2s2 2p6। इसके बाद आपके पास आएगा 3s2 3p6 और इसके बाद आपके पास आएगा 4s2 3d। अब गिनते पहले ये हो गया 2 2 4 और 6 10 और 10 20, तो डी पे आएगा 1। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? इन दोनों क्रम को हम लोग एक्सचेंज करके इस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान देना कि हर एक में हम लोग क्या लिखेंगे कि 3d1 और 4s2, ठीक, इस प्रकार से लिखेंगे। इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खोलेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद 3d2 और 4s2। ध्यान रखना, इसके बाद क्रम बार हम लोग ऐसे ही चलते जाएंगे। इसमें आएगा 3d3 4s2, इसमें क्रम बार हम लोग चलते जाएंगे। लेकिन यहां पर दोस्तों ध्यान रखना कि यहां पर क्या आएगा आपके पास 3d। अब यहां पर 3d 4 की जगह 3d आ जाएगा 5 और 4 पे आ जाएगा s1, ठीक। हालांकि यहां पर 4 आना चाहिए था तो 4 ना आकर
5 आ गया और इस पे 1 आ गया। यही दोस्तों इसका क्या है, अपवाद है। अपवाद तो हमने लेसन में पढ़ा दिया था। इसका भी आप लोग निकालोगे तो वही आएगा। अब 5 के बाद क्या आएगा, 3d6 4s2। इसका निकालोगे तो वही आएगा आपके पास, क्या आएगा, 3d7 4s2। इसका निकालोगे तो वही आएगा 3d8 4s2, ठीक। और इसका निकालोगे तो वही आएगा, क्या आएगा, 3d9 4s2। और इसका निकालोगे तो क्या आएगा, फिर से अपवाद 3d10। अब ध्यान देना, यहां पर गिनती सही चल रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं। 1 2 3, यहां पर दोस्तों 1 2 3 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 4s1 आएगा। और इसका भी आपके पास 3d10 और 4s2 आएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहां पर मिलता है अपवाद। ये तो दोस्तों क्या था, ये था डी ब्लैक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो डी ब्लैक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर सामान्यतः आपके पास क्या लिखना है, ये 3d3 4s2 3d5 4s1 3d6 4s2, ये आपके पास लास्ट वाला आपको ऐसे लिखना पड़ता है। बाद में हालांकि आप लोग सब निकाल सकते हो। तो ये हो गया डी ब्लैक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद आपसे ये और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इसके धात्विक गुण, आयनन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्था की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपको हेडिंग हर बार डालना है इसी का। अब हेडिंग क्या डालोगे, आगे का हेडिंग आपको डाल लेना है कि धात्विक गुण। क्या डालना है, धात्विक गुण। धात्विक गुण तो हम लोगों ने हाई स्कूल में भी हालांकि पढ़ चुके हैं। धातुओं के गुण क्या होते हैं, वही गुण डी ब्लैक, क्योंकि डी ब्लैक में सभी धातु है। धात्विक गुण क्या है, धात्विक गुण है कि इसमें इस धातुओं में तन्यता का गुण होता है। तन्यता का मतलब इसको पीटने पर तार के रूप में बढ़ता है, ठीक है, उसी का धात्विक गुण। इसके बाद इसमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता का मतलब इसको पीटने पर चादर की तरफ फैलती है ये, इसलिए हम लोग कहेंगे इसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता गुण होते हैं। इसके बाद इसमें विशेष चमक होती है, यानी इसको काटो तो इसके अंदर विशेष चमक होती है। इसके बाद इसको तेज धार वाले काटने पर इसकी सतह चिकनी व सपाट निकलती है। इस सब क्या है, धात्विक गुण। इसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये सब क्या है, धात्विक गुण। धात्विक गुण के कारण इसका क्वथनांक और गलनांक, इसका जो गलनांक है ये बहुत उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक दोनों जो है ये बहुत उच्च होता है धात्विक गुण के कारण, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें पूछा गया है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या डालोगे, आयनन एंथैल्पी। अब ध्यान देना कि यहां पर परमाणु क्रमांक का मान देखो बढ़ रहा है धीरे धीरे। परमाणु क्रमांक का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, 21 22 23, यानी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। अब परमाणु त्रिज्या अगर बढ़ेगी तो इसका आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। तो यही होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ आयनन एंथैल्पी का मान भी धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आयनन एंथैल्पी। इसके बाद आपका ऑक्सीकरण अवस्था की व्याख्या कीजिए। ऑक्सीकरण अवस्था, इसका क्या डालोगे हेडिंग, ऑक्सीकरण अवस्था। अब ध्यान देना दोस्तों कि ऑक्सीकरण अवस्था में प्रायः इसकी जो ऊर्ध्वाधर अवस्था होती है कक्षाओं में, यानी ऊपर वाली कक्षाओं में लगभग ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। इनकी ऊपर वाली जो ऊर्ध्वाधर कक्षा होती है, ऊर्ध्वाधर कक्षा में लगभग ऑक्सीकरण अवस्था इनकी समान होती है। बाद बाकी अगर ऑक्सीकरण संख्या हम लोग ज्ञात करना चाहे तो देखो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या हो गया 1 और 2 3, ठीक है। अंतिम अक्षर देखते हैं हम लोग 1 और 2 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। इस प्रकार से ऑक्सीकरण अवस्था का मान भी धीरे धीरे नीचे जाने पर ऑक्सीकरण संख्या अधिक होती जाती है। ऊपर वाले ऑक्सीकरण लगभग बराबर होते हैं। ये किसमें होते हैं, डी ब्लैक तत्वों में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपसे 5वें का गा कहा गया। 5वें गा में आपसे ये कहा गया है कि उपसय संयोजन यौगिकों में संयोजकता आपन सिद्धांत को दो उदाहरण द्वारा समझाइए। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लो। हेडिंग क्या डाल लोगे आप लोग, उत्तर पांचवें का घा। उत्तर पांचवें का घा में आपको हेडिंग डाल लेना, उपसय संयोजन यौगिकों में आबंध, संयोजकता आबंध। उपसय संयोजन यौगिकों में
उपसय संयोजन यौगिकों में संयोजकता आबंध, संयोजकता आबंध, इसमें केवल हमसे क्या पूछा गया है, केवल उदाहरण पूछा गया है। अब देखिए इसके दो उदाहरण कौन कौन से हो गए। दो उदाहरण आपके पास, एक उदाहरण लेंगे हम लोग, आपको पहले डालना है उदाहरण। उदाहरण नंबर 1 में लेंगे हम लोग FeCN6, FeCN6 और इस पर 4 ऋण आयन। कितने ऋण आयन हो गया? 4 ऋण आयन। अब यहां पर ध्यान देना, ये होता है केंद्रीय धातु परमाणु और ये होता है लिगेंड, और लिगेंडों की संख्या यहां पर तो अभी 6 दिख रहा है, ठीक है। अब अगर बाई चांस अगर उपसय संयोजन यौगिकों के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है कि जो यानी केंद्रीय धातु परमाणु जो लिगेंडों के साथ आबंध बनाकर रहता है, केंद्रीय, इसे क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु, और इसे क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। अगर केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के साथ आबंध बनाकर जुड़ा मतलब जुड़े रहे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसय संयोजन यौगिक में संयोजकता आबंध। हालांकि पूछा नहीं गया, लिखना नहीं पड़ेगा, हमें केवल इसको इसके बारे में बताना है। इसके बारे में बताएंगे इसका संकरण क्या हो रहा है। अब ध्यान देना, इसका जो संकरण हो रहा है, संकरण इसमें हो रहा है, आपको बता दे कि संकरण हमने पढ़ा कर रखा आपको, ये हो रहा है आपके पास D2sp3 संकरण हो रहा है। इसमें D2sp3 संकरण हो रहा है। इसमें संकरण क्या हो रहा है? D2sp3 का संकरण हो रहा है। अब बाकी ये चुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, तो हम लोग कहेंगे कि अब D2sp3 संकरण हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया प्रति चुंबकीय। ये क्या हो गया? प्रतिचुंबकीय। दूसरा उदाहरण लेंगे, आपको दूसरा उदाहरण लेंगे हम लोग, दूसरा उदाहरण लेंगे Fe। ध्यान देना, ये होता है सांद्र ब्रैकेट, ठीक है, इसको सांद्र ब्रैकेट कहते हैं हम लोग। हमेशा संयोजन, उपसय संयोजन को बड़े कोष्टक में ही लिखना पड़ता है हमें। तो इसका दूसरा एग्जांपल हो गया हमारे पास FeF6 और ये हो गया 3 ऋण आयन। यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु है Fe और F6 क्या है? F6 जो है हमारे पास लिगेंड है, ठीक है। यहाँ पर संकरण की बात की जाए तो संकरण क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर संकरण हो रहा है आपके पास sp3d2, वही D2sp3 इसमें भी हो रहा है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं DsP3D2, इसका संकरण हो रहा है, ठीक है। बस ये है कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, sp3 और D2 आगे पीछे हो गया। इसका मतलब ये हो गया आपके पास अणु चुंबकीय गुण, यानी इसके पास गुण क्या है? अनुचुंबकीय। अब ध्यान रखना, इसके बारे में आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है? बोर्ड एग्जाम में लिखना है कि उपसय संयोजन यौगिकों में संयुक्त आबंध का उदाहरण FeCN6 और 4 ऋण आयन, और दूसरा उदाहरण FeF6 3 ऋण आयन। FeCN6 में यह है D2sp3 संकरण होता है तथा यह एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, प्रतिचुंबकीय आबंध है। इसमें F6 इसमें 3 निगेटिव है और इसका संकरण जो है sp3d2 संकरण हो रहा है और यह अनुचुंबकीय गुण रखता है। ये आपको इस प्रकार से इसकी परिभाषा टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है ओस्टबाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का वर्णन एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। नाइट्रिक अम्ल की कॉपर तथा फास्फोरस से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखना है। दोस्तों इससे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का करेंगे। 6 का काम में क्या दिया गया है कि ओस्टबाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का वर्णन एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। नाइट्रिक अम्ल की Cu तथा P से एक रासायनिक समीकरण भी दीजिए। दोस्तों ये पूछा गया है। सबसे पहले ओस्टबाल्ड विधि द्वारा हम लोगों ने इसका फिगर बना के चित्र बना के रखा है। हेडिंग आपको बोर्ड एग्जाम में क्या डालना है? ओस्टबाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, ये हेडिंग डालना है। ओस्टबाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण सबसे पहले हम लोग कैसे करते ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग लेते हैं इस कक्ष को, इस पूरे कक्ष को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष का कार्य क्या होता है? जहां पर क्रिया को जो करवाता है, जो क्रिया को करवाता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? उत्प्रेरक कक्ष, पूरा कक्ष। और ये जो जाली आपको दिखाई दे रही है, ये जाली है प्लेटिनम की जाली।
आखिर प्लेटिनम की जाली क्यों लेते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि प्लेटिनम जो है वो अधिक क्रियाशील धातु है, क्रिया नहीं करता है, जैसे हाइड्रोजन वगैरह है ना, इसके साथ प्लेटिनम जो है क्रिया नहीं करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लेटिनम की जाली लेते हैं। इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि NH3 वायु को इस उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। जब NH3 को वायु के साथ हमने इसका बैलेंस भी करके रखा है, ध्यान रखना, जब अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं और वहां पर 500 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो उसके दौरान हमारे पास क्या बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड NO बनता है। ठीक है, इस नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग इस ऑक्सीकारक टावर में भेजते हैं। ऑक्सीकरण टावर का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का जोड़ना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जोड़ना। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर से एक बार समझो, अमोनिया को वायु की उपस्थिति में उत्प्रेरक कक्ष में भेजा, वहां पे उत्प्रेरक कार्य कर रहा था प्लेटिनम, वहां से बना हमारे पास NO को भेजा हम लोगों ने ऑक्सीकारक टावर में। ऑक्सीकारक टावर में NO ने किसके साथ क्रिया किया? ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया। NO ने किसके साथ क्रिया किया? ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर बना नाइट्रेट बना, ठीक है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कह सकते हो उसको। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना यानी नाइट्रेट बना। अब नाइट्राइट जो है इसको हम लोग कहाँ भेजते हैं? इसको भेजते हैं हम लोग अवशोषण टावर में। कहाँ भेजते हैं? अवशोषण। ध्यान रखो दोस्तों, जैसे जैसे हमने चित्र में हमने बताया है वैसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है आपको, ठीक है। अवशोषण टावर में भेजते हैं NO2 को। अवशोषण टावर में भेजने पर हम लोग ऊपर से, ये हमारे पास क्या है? फुहारे हैं। ये हमारे पास क्या है? फुहारे हैं। ऊपर से हम लोग फुहारों की सहायता से जल को प्रवाहित करते हैं। फुहारों की सहायता से क्यों प्रवाहित करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जल बूंद बूंद करके, यहाँ पर हम लोगों ने झावा पत्थर लिया। झावा पत्थर का मतलब जल एकदम से ना मिले, जल हल्का हल्का मिले इसके साथ। किसके साथ? NO2 के साथ। यहाँ पर NO2 के साथ जल क्रिया करके हमारे पास क्या बनता है? तनु HNO3 और NO बन जाता है। इस प्रकार से तनु HNO3 हमें प्राप्त हो जाता है। ये औद्योगिक विधि है। औद्योगिक विधि में जब भी नाइट्रिक अम्ल बनाना होता है तो हम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं। बहुत सिंपल विधि भी है। हम लोगों ने NH3 को वायु की सहायता से उसको प्रभावित किया, NO बना, ऑक्सीकारक टावर भेजा, ऑक्सीकारक टावर में वो ऑक्सीजन क्रिया किया, उसके साथ हम लोगों ने अवशोषण टावर भेजा, वहां पर जल की क्रिया करके तनु HNO3 प्राप्त हो गया। क्लियर हो गया? अब इसमें और क्वेश्चन क्या आ गया है? नंबर 1, कॉपर के साथ इसका क्रिया करवाना है। तो हम लोग लिखेंगे नंबर 1, Cu के साथ। किसके साथ क्रिया करवाएंगे? Cu के साथ। किसकी क्रिया करवाएंगे हम लोग? HNO3 की क्रिया करवाएंगे। तो ध्यान देना, जब Cu के साथ HNO3 क्रिया करेगा, यानी हम लोग रिएक्शन में लिखेंगे Cu प्लस HNO3। अब इसके दौरान बनेगा क्या? इसके दौरान दोस्तों बता दें आपको, कॉपर नाइट्रेट बनेगा। कॉपर नाइट्रेट का फार्मूला होगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस आपके पास क्या बन जाएगा? NO2 बनेगा। NO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। किसके दौरान बनेगा? दोस्तों ध्यान रखना कि जब कॉपर NO3 के क्रिया करेगा तो कॉपर का नाइट्रेट बन जाएगा, तो कॉपर नाइट्रेट हो गया ये। N को, कॉपर क्या है? धातु है ना? कॉपर क्या है? धातु है। तो यहाँ पर N जो है किसके रूप में बदलता है? NO2 के, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पुनः चक्रण होता है। दोबारा हमारे पास NO2 को बदलेंगे तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि NO2 से मतलब NO और O2 से NO2 बनता है और NO2 से फिर NO प्लस O2 बन जाता है। तो इस क्रिया के दौरान यहाँ पर NO2 प्लस जल प्राप्त होता है। बैलेंस करो, NO3 कितने बार है? 2 बार है। NO3 यहाँ पर कितने बार है? 2, 1 बार है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि NO में हम लोग N हमारे पास यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है। तो एक काम करो, यहाँ पर 4 का गुणा कर लो। क्यों 4 का गुणा करेंगे? क्योंकि हम लोग हमेशा विषम की गुणा नहीं करते, सम की गुणा करते। 3 का गुणा करेंगे तो बैलेंस बिगड़ेगा। तो यहाँ पर कर लो 2 का गुणा। तो देखो 2 N ये और 2 N ये, 4 N हो गया। H गिनो, H कितनी बार हो गया? यहाँ पर 4 बार। H हो गया 2 बार। तो एक काम करो कि 2 का गुणा यहाँ पर कर लो, तो H हो गया 4 बार। H की बैलेंस पूरी हो गई। Cu तो 1 बार, Cu 1 बार। यहाँ पर O हो गया 4 × 12 बार। तो यहाँ पर O गिनो, 2 दूनी 4 और 2 6 बार और 3 दूनी 6, 12 बार। कंप्लीट हो गया। ठीक। अब दूसरा इन्होंने ये कहा, दूसरा किसके क्रिया कराना है? P से अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। अब ध्यान देना, फास्फोरस से। दूसरा हमसे किससे करवाना है? P से। अब P से किससे कराना है?
हम लोग HNO3 का करवाएंगे। हम लोग जानते हैं फास्फोरस की संयोजकता कितना होता है 4, तो P4 लिखते हैं, ठीक है। और क्रिया किसका करवाएंगे हम लोग HNO3। इसके दौरान बनेगा क्या, इसके दौरान ध्यान देना, जिस प्रकार से यहाँ पर इसका नाइट्रेट बना था तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास जानते हैं हम लोग कि जब भी HNO3 फास्फोरस के साथ क्रिया करता है तो फास्फोरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, फास्फोरिक अम्ल। तो यहाँ पर बनेगा आपके पास H3PO4, H3PO4, ये क्या हो गया, फास्फोरिक अम्ल। प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस बनेगा हमारे पास NO2, क्योंकि ये तो बनते ही है। NO3 हमेशा किस पर टूटेगा, NO2 और प्लस H2O, ठीक है। अब इसका करते हैं बैलेंस। इसका जब बैलेंस करेंगे तो दोस्तों हम लोग सबसे बैलेंस करते हैं, सबसे बड़ा देखते हैं, सबसे बड़ा कौन है, तो H3PO4 क्लियर है, NO2 क्लियर है, H2O ये बड़ा है। H एक बार, यहाँ पर H 3 2 5 बार, तो यहाँ पर बैलेंस बनेगा नहीं। N एक बार और N एक बार, N कंप्लीट है, O 3 बार और O यहाँ पे 4 और 5 बार। यहाँ पर एक काम कीजिए, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देखो क्या किससे गुणा करना है। यहाँ पर गुणा करोगे P यहाँ पर 4 बार है, उस 4 को देखकर यहाँ पर हमें 4 का गुणा करना है। जब 4 का गुणा करेंगे तो P कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो गया। अभी वो कितनी बार हो गया, 4 चौको 16 और 16 और 2 18, 1 19। एक काम करो यहाँ पर 2 का गुणा कर लो, तो O कितनी बार हो गया, 20 बार। तो यहाँ पर O कितनी बार हो गया, 3 बार। यहाँ पर हो गया 4 चौको 16, 2 18 और यहाँ पर 2 20, और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे 3 बार, तो O को 20 कर नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये काम करना होगा कि यहाँ पर कर लो 4 का गुणा। जब 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर करना पड़ेगा हमें 20 का गुणा, और यहाँ पर भी करना पड़ेगा हमें 20 का गुणा। अब जरा बैलेंस देखो, P 4 बार, P 4 बार कंप्लीट हो गया। H हो गया 20 बार, H हो गया 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, H 20 बार हो गया। N हो गया 20 बार, N हो गया 20 बार, O हो गया 20 तिया 60 बार, और ये O हो गया 4 तिया 12 और 20 दूनी 40। तो कितना हो गया, 50 52, और ये हो गया आपके पास, फिर से एक बार गिनती कर लेते हैं, 4 चौका 16 और ये हो गया 20 दूनी 40। तो आपके पास कितना हो गया, 56 और 4 60, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का भी कर लिया हम लोग, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो आपके पास ऑप्शन, क्या ऑप्शन नहीं, जरूर क्या होता है, जब से लेकर आपके पास जितने सारे क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब के लिए जय हिंद जय भारत।